लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 12 को स्टार्ट किया था और उसके अंदर हमने कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ा। कूलम्स लॉ का थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं और उसके बाद आज इसको कंप्लीट हम करेंगे इसकी वेक्टर फॉर्म देख के और इफेक्ट ऑफ पीडीएफ देख के। तो कूलम्स लॉ जो है उसकी हमने स्टेटमेंट ये पढ़ी थी कि जो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस के। तो ये हमारे सामने जो है वो कूलम्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब इसमें F जो है ये फोर्स है, Q1 Q2 जो है ये दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड है और R है दोनों चार्जेस के दरमियान पाए जाने वाला डिस्टेंस। यहाँ पे जो आपको फार्मूला नज़र आ रहा है ये फोर्स के मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। अगर हम फर्स्ट ईयर को रिकॉल करें तो उसके अंदर हमें ये पता चलता है कि फोर्स जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और अगर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो अब हम ये देखते हैं कि कूलम्स लॉ की वेक्टोरियल फॉर्म क्या होती है। वेक्टोरियल फॉर्म का मतलब क्या है कि अगर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें फोर्स के मैग्नीट्यूड के साथ साथ उस फोर्स की डायरेक्शन का भी पता होना चाहिए। तो फ़र्ज़ करें कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक Q1 और दूसरा Q2। अब इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस अगर R पाया जा रहा है, जैसे Q1 Q2 के ऊपर एक फ़ोर्स लगाएगा वैसे ही Q2 भी Q1 के ऊपर एक फ़ोर्स लगाएगा। तो हम इन दोनों की डायरेक्शन के बारे में देखते हैं कि इन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन का जो है वो क्या मतलब होगा। यहाँ पे हमने इन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो देख लिया, अब हम ये देखते हैं कि इनकी डायरेक्शन क्या होगी। फ़र्ज़ करें कि जो चार्ज 1 है ये चार्ज 2 के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है, लेट्स से इसको हम कह देते हैं F21 और इसके ऊपर मैं वेक्टर का निशान भी बना देता हूँ। अब देखते हैं कि ये फोर्स जो है ये असल में किसके बराबर होगी। दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, R के। इस फोर्स का अगर हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी देखना चाहें तो हमारे पास फार्मूला है F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये आपको वही फार्मूला नज़र आ रहा है जो कि अभी हमने देखा कूलम्स लॉ का। लेकिन अगर मैं इस फोर्स के ऊपर एक वेक्टर का निशान बना देता हूँ तो मुझे इसकी डायरेक्शन के बारे में भी बताना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं कि चार्ज 1 चार्ज 2 के ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। यहाँ पे इसकी डायरेक्शन को शो करने के लिए हम एक यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करेंगे जिसको मैं कहूँगा R21। R21 का क्या मतलब है कि ये एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। मैग्नीट्यूड 1 होने की वजह से जब इस मैग्नीट्यूड के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और 21 का मतलब है कि ये 1 से 2 के ऊपर लगाई जाने वाली फोर्स है। बिल्कुल इसी तरह से अगर ये अगेन आपके पास वही वाले दो चार्जेस हैं Q1 और Q2 और इनके दरमियान डिस्टेंस है R, तो जैसे Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, जाहिर सी बात है कि Q2 भी जवाबन Q1 के ऊपर एक फोर्स लगाएगा। अब हम अगर इस फोर्स को F21 के साथ शो करते हैं तो देखते हैं कि F12 पहली हमने F21 के साथ की थी, अब हम इसको F12 के साथ करेंगे तो देखते हैं कि F12 जो है ये क्या होगी। इसका मैग्नीट्यूड होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर और इसका यूनिट वेक्टर होगा R12। आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि दोनों फार्मूलाज के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन उनकी डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। मतलब जो 1 2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है और जो चार्ज 2 1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम पाया जाएगा लेकिन दोनों की डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के क्या होगी, ऑपोजिट होगी। तो हम यहाँ पे क्लियरली लिख सकते हैं कि F12 इज़ एक्चुअली इक्वल टू -F21। इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड एक दूसरे के बराबर है लेकिन दोनों की डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो यहाँ से आपको जो है वो इसकी वेक्टर फॉर्म जो है वो क्लियर हो गई कि असल में दोनों फोर्सेस जो एक दूसरे के ऊपर चार्जेस लगाएंगे वो हमेशा मैग्नीट्यूड में इक्वल लेकिन डायरेक्शन में एक दूसरे के ऑपोजिट पाई जाएंगी। अब यहाँ पे वेक्टर फॉर्म के बाद हमें ये पता चला कि दोनों जो यूनिट वेक्टर्स हैं यानी कि R12
वो भी असल में एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट होते हैं, और ये यूनिट वेक्टर ही है जो कि इस फोर्स की डायरेक्शन को शो करेगा। तो देखिए हमने मैग्नीट्यूड के साथ साथ इन फोर्सेस की डायरेक्शन को भी देख लिया, चाहे ये अट्रैक्शन की फोर्स हो चाहे ये रिपल्शन की फोर्स हो, हमेशा उनका मैग्नीट्यूड एक दूसरे के बराबर होगा और उनकी डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के अपोजिट पाई जाएगी। तीसरी चीज़ जो कि हम कूलम्स लॉ के अंदर देखेंगे वो है इफेक्ट ऑफ मीडियम। हमने जो कूलम्स लॉ का फार्मूला पढ़ा था F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। इसमें आपको ये एक फैक्टर नज़र आ रहा है एप्सिलॉन नॉट, जिसको हमने लास्ट टाइम डिफाइन किया था कि इसका नाम है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो हमने ये कांस्टेंट तब लिया जब हमने अपने चार्जेस को फ्री स्पेस यानी कि खाली जगह में रखा हुआ है। फ़र्ज़ करें कि अगर हमने चार्जेस को फ्री स्पेस की बजाय किसी मीडियम के अंदर रख दिया है और किसी ऐसे मीडियम के अंदर रख दिया है जो कि एक इंसुलेटर है यानी कि एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो तब हम देखते हैं कि इनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पे देखें, फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई भी एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है। हम यहाँ पे ये भी अभी देखेंगे कि डाई इलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है। डाई इलेक्ट्रिक मीडियम जो है ये कोई भी एक इंसुलेटिंग मीडियम होता है, यानी कि ऐसा मीडियम जो कि किसी ना किसी इंसुलेटर का बना हो। कोई कंडक्टर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कंडक्टर होगा तो उसके अंदर जो है वो आप इन फोर्सेस को मेजर नहीं कर सकेंगे एक्यूरेटली। तो हम यहाँ पे जो है वो कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है वो लेते हैं, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है वो कोई भी इंसुलेटिंग मीडियम होता है। तो फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जो दोनों चार्जेस थे Q1 और Q2 जिनके दरमियान डिस्टेंस R पाया जा रहा था, इनको अब हमने फ्री स्पेस से उठाया और फ्री स्पेस से उठा के हमने इनको किसी ना किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर रख दिया। डाइलेक्ट्रिक मीडियम के एग्जांपल्स के अंदर हम क्या ले सकते हैं, ये प्लास्टिक भी हो सकता है, ये रबड़ भी हो सकती है, ये वैक्यूम एयर, कोई भी ग्लास, कोई भी पेपर आपके पास, कोई भी आपके पास जो है वो वाटर, ये भी हो सकता है। तो कोई भी हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है वो ले सकते हैं। जब हम इन चार्जेस को उठा के किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के दरमियान प्लेस करेंगे तो हमारा कूलम्स लॉ जो है वो इस फॉर्म के अंदर आ जाएगा। F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। आपको यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि एक फैक्टर का जो है वो यहाँ पे इजाफा हुआ, जिसको हम कहते हैं एप्सिलॉन R। ये एप्सिलॉन R जो है ये क्या चीज़ है, इसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट थी हमारे पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन R है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब ये है कि फ्री स्पेस के साथ साथ यानी कि उसके रिलेटिव आपने दूसरा कौन सा मीडियम जो है वो इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एप्सिलॉन R के इजाफे के साथ यहाँ पे आपका फार्मूला जो है उसके अंदर चेंजिंग आ गई, और इस चेंजिंग का यानी कि मीडियम के ऐड करने का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऊपर क्या असर पड़ेगा, ये चीज़ जो है वो असल में हमने यहाँ पे ऑब्जर्व करनी है। तो ज़रा इन दोनों फार्मूलाज को कंपेयर करें। ये है आपके पास वो फार्मूला जब हमने अपने चार्जेस को फ्री स्पेस में रखा हुआ है, और ये है आपके पास वो फार्मूला जब हमने अपने चार्जेस को डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर रखा हुआ है। इन दोनों फार्मूलाज के अंदर आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है, यहाँ पे जस्ट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है और यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R है। तो इसके इजाफे के साथ यानी कि एप्सिलॉन R के इजाफे के साथ जो है वो क्या चेंज आएगा। याद रखें कि जितने भी हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम होते हैं उन तमाम की रिलेटिव परमिटिविटी हमेशा ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 होती है। यानी कि एयर के लिए हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो तकरीबन 1 होती है, वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू जो है वो 1 होती है, और जितने भी बाकी एयर और वैक्यूम के अलावा जितने भी हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स हैं उन तमाम के लिए जो है वो इसकी रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू हमेशा ग्रेटर दैन 1 होगी। अब यहाँ पे देखें कि इन दोनों फार्मूलाज को अगर हम कंपेयर करें तो हमें ये पता चलेगा कि अगर रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू हमेशा ग्रेटर दैन 1 होगी तो जो फार्मूला है हमारे पास F डैश, ये हमने किसी भी इंसुलेटिंग मीडियम के लिए इस्तेमाल किया,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो अगर ये एप्सिलॉन आर को आप देखें तो ये एफ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये होगा अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो इसके बढ़ने से ये नीचे का पूरा फैक्टर जो है वो इंक्रीज़ होगा, और अगर ये पूरे का पूरा फैक्टर इंक्रीज़ होगा तो इसका मतलब है कि एफ डैश जो है वो क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ डैश हमेशा लेस देन होती है एफ के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को ऐड करेंगे दो चार्जेस के दरमियान तो हमेशा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे जो है वो हम इसकी स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि इफ़ वी ऐड एनी डाइलेक्ट्रिक मीडियम between two charges, then electrostatic force between them decreases। तो ये था आपके पास इफेक्ट ऑफ मीडियम कि जब भी हम किसी भी दो चार्जेस के दरमियान एयर या वैक्यूम के अलावा कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऐड करते हैं तो उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के ऐड करने से क्या होगा कि हमेशा उन चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर कमी आएगी। आप अपनी बुक के ऊपर टेबल नंबर 2.1 जो है उसको देखें। उस टेबल 2.1 के अंदर आप नोट करेंगे कि जितने भी आपके डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स हैं एयर और वैक्यूम के अलावा उन तमाम की रिलेटिव परमिटिविटीज़ आपको 1 से ग्रेटर ही नज़र आएंगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वाटर है उसकी रिलेटिव परमिटिविटी होती है 78.5। इसी तरह से ग्लास जो है इसकी रिलेटिव परमिटिविटी होती है 4.8 से लेके 10 तक। इवन के जितने भी आपको एयर या वैक्यूम के अलावा नज़र आएंगे उन तमाम की रिलेटिव परमिटिविटी हमेशा ग्रेटर दैन 1 होती है। तो चूँकि हमेशा वो ग्रेटर दैन 1 होती है तो इसके इंक्रीज़ होने से ये पूरे का पूरा फैक्टर जो है ये नीचे वाला इंक्रीज़ होगा, और चूँकि ये फैक्टर फोर्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इस फैक्टर के इंक्रीज़ होने से फोर्स हमेशा क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। तो कंक्लूजन हमारे पास जो है वो ये निकली कि जब भी हम किसी भी दो चार्जेस के दरमियान किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को ऐड करेंगे तो उसके ऐड करने से हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों चार्जेस के दरमियान डिक्रीज़ होगी। एयर या वैक्यूम के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैक्सिमम होगी, और एयर या वैक्यूम के अलावा जितने भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स हैं उन तमाम के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम पाई जाएगी। इस लेक्चर या इससे पिछले लेक्चर के मुतालिक अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन हो तो वो आप जो है वो इजीली क्लियरली जो है वो पूछ सकते हैं, और कमेंट सेक्शन के अंदर आप जो है वो क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं।